हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है रॉयल्टी अकाउंट्स के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होते हैं और कैसे हमें जो है रॉयल्टी पे करनी होती है, वो सभी हम जो है रॉयल्टी अकाउंट्स के चैप्टर में बेसिकली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम रॉयल्टी अकाउंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रॉयल्टी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि रॉयल्टी बेसिकली होती क्या है। तो सिंपल सा मतलब है, जब कोई भी ओनर किसी को अपनी प्रॉपर्टी एक रेंट पर देता है तो उससे कुछ अमाउंट चार्ज करता है, उसको आप रॉयल्टी कहते हैं, कंसीडर करेंगे रॉयल्टी। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लाइक आपके पास राम है। राम एक ऑथर है, ठीक है। इसने एक बुक लिखी, कोई भी बुक का टाइटल हो सकता है। अब इसने एक बुक को रिटर्न किया है बट उसको पब्लिश ये नहीं कर रहा है। ये क्या करता है, एक पब्लिशर के पास जाता है जो बुक को प्रिंट करता है, पब्लिश करता है। ठीक है, तो जैसे ये पब्लिशर के पास जाएगा, उससे बोलेगा भाई मुझे अपनी ये बुक जो मैंने लिखी हुई है इसको प्रिंट करवाना है। तो पब्लिशर कहता है कि ठीक है, आपको हमें इस बुक के सारे राइट्स जो है देने पड़ेंगे और बदले में आपको हम जो है कुछ अमाउंट देंगे। अब जब भी भाई अगर ये राम अपने बुक के राइट्स इनको सेल करेगा तो इनको ऐसे ही राइट सेल नहीं कर देगा। वो कहेगा कि मुझे मिनिमम कुछ अमाउंट चाहिए होगा, कुछ मिनिमम, ताकि अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो तो कुछ मिनिमम अमाउंट तुम मुझे पे करोगे इसको, जब तुम सेल करोगे या इससे कुछ भी अर्निंग करोगे तो उस अर्निंग का पार्ट मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसको ही हम कहते हैं रॉयल्टी। यानी कि जब ये जो पब्लिशर है, जब भी ये बुक बनाकर बुक को सेल करेगा, किसी भी अदर पर्सन को बुक को बेचेगा, तो ये बुक सेलर, ये पब्लिशर जो है, इस बुक में से राम को जो भी अमाउंट होगा उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा एज अ रॉयल्टी पे करेगा। बिकॉज राम की ये जो बुक है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं, इसके राइट्स को यूज़ करने वाले हैं पब्लिशर्स। और ये पब्लिशर्स जब भी इस बुक को सेल करेंगे, अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ में सेल की जाती है, तो और राम ने कहा था कि मुझे इसका 5 रुपीज़ या पर बुक चाहिए या फिर कितना भी वो डिसाइड कर सकता है, तो एक बुक में से 100 रुपये में से उसको 5 रुपये या 10 रुपये या जो भी उसने डिसाइड किया है उसके हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रॉयल्टी। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो कोई सी भी एसेट्स हो सकती हैं, लाइक माइंस हो सकती हैं, पेटेंट्स हो सकता है, किसी का कॉपीराइट हो सकता है, जैसे इस बुक का कॉपीराइट था, ठीक है, या कोई लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, वो लाइसेंस पब्लिशर को दिया जैसे यहाँ पर। तो ये सभी जब भी हम देंगे तो वो रॉयल्टी बनेगा। क्लियर है आपको, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि रॉयल्टी किस तरीके से बनती है। अब रॉयल्टी में जब भी आप पढ़ते हैं तो इसकी अकाउंटिंग करते वक्त आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ में आने चाहिए, तब आप यहाँ पर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के समझने के बाद ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला आपके पास कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम रेंट का। ठीक है, तो ये मिनिमम रेंट होता क्या है? ठीक है, इस मिनिमम रेंट को डेथ रेंट भी बोला जाता है, डेड रेंट, डेथ नहीं, डेड रेंट। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, जब भी कोई एक कॉन्ट्रैक्टर किसी भी या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे यहाँ पर भी राम का एग्जांपल लिया था और पब्लिशर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ऐसे ही एक लैंडलॉर्ड हो सकता है, कोई लीजी हो सकता है जो उसको पेमेंट करने वाला है रॉयल्टी की। ठीक है, उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सेल और प्रोडक्शन वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड। बट यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बट कोई मैं, जैसे यहाँ पर राम था और राम कोई अपना प्रोडक्ट बेच नहीं रहा है, बेसिकली उसके राइट को उसे बेच रहा है वहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे सपोज दैट यहाँ पर 10 रुपीज़ पर प्रोडक्शन के हिसाब से, अब देखिए जो रॉयल्टी है ना, या रेंट आप इसे यहाँ पर भी कह लीजिए, रेंट या रॉयल्टी बात एक ही है। ये प्रोडक्शन के हिसाब से भी पे की जाती है कि पर प्रोडक्शन मुझे यूनिट पर इतना पैसा चाहिए, या सेल्स पर भी पे किया जा सकता है। तो सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रोडक्शन का, कि भाई डिसाइड किया गया कि रॉयल्टी पे की जाएगी प्रोडक्शन पर, यानी कि हर पर टन पर मुझे 10 रुपीज़ प्रोडक्शन पर चाहिए होगा। ठीक है, ये रॉयल्टी डिसाइड की गई और ये मिनिमम है। ठीक है, एंड रेंट, और जो मिनिमम रेंट डिसाइड किया गया कि कम से कम जो मुझे रेंट मिलेगा। अब देखिए क्यों मिनिमम रेंट डिसाइड किया जा रहा है, इस बात को जरा हम समझते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास राम ने और पब्लिशर को बुक सेल करने का राइट दिया। अब पब्लिशर के पास राम की ही बुक थोड़ी है, और भी लोगों की बुक्स आती हैं, उनको भी उन पे सेल करना होता है। तो कहीं राम की बुक पर कम ध्यान ना दें ये लोग,
और कहीं ऐसा भी हो सकता है कम ध्यान दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी बुक्स को ज़्यादा सेल कर रहे हों, और फिर राम तो चाहता है कि भाई मेरी बुक ज़्यादा सेल हो, मेरी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बने। तो ये क्या करता है राम, इन पर एक मिनिमम अमाउंट का एक कॉन्सेप्ट लगा देता है, मिनिमम रेंट का एक कॉन्सेप्ट लगा देता है, और उनसे कहता है कि भाई आपको एनुअली मुझे इतना तो पे करना ही करना पड़ेगा। अब अगर 10 रुपये प्रोडक्शन पर टन प्रोडक्शन पर लगाया, और उसने कह दिया सपोज दैट 4 लाख रुपीज़ मुझे मिनिमम आपको पे करना ही करना पड़ेगा पर एनम, ठीक है, ये एनुअली हो गया। इसके बाद मान लेते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, मतलब प्रोडक्शन जो है इस साल में कितना हुआ, प्रोडक्शन हुआ 35,000 यूनिट्स का। तो अगर 35 यूनिट्स और प्रोडक्शन पर 10 यूनिट्स का वो चाहिए था रॉयल्टी, रेंट कह लीजिए, तो 3,50,000 रुपीज़ का अमाउंट बना। तो क्या ये अमाउंट रेंट पे का मतलब ये अमाउंट मिलेगा उस पर्सन को जिसने भी अपने बेचा है, राइट? नहीं, उसको उसको देखना पड़ेगा कि जो हमारा रॉयल्टी का अमाउंट डिसाइड हुआ था और जो मिनिमम रेंट हमने डिसाइड किया था उसमें से क्या हायर है, उसमें से हायर क्या है, मिनिमम रेंट है, तो वो इस साल मिनिमम रेंट लेगा। बट सपोज दैट मान लेते हैं प्रोडक्शन हुआ 46,000 रुपीज़ का, तो 10 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4,60,000 आ जाएगा। तो अब 4,60,000 आया, और ये क्या है, ये ओनली 4 लाख है, तो हायर कौन सा है, 4,60,000। तो वो फिर कहेगा कि मुझे प्रोडक्शन के हिसाब से दे दो। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि जो जिसने भी लीज पे लिया है या जो भी कुछ लैंड लीज पर लिया है, तो वो पे करता है मिनिमम रेंट में से या प्रोडक्शन में से जो भी अमाउंट हायर होता है, which one is higher, ठीक है, कोई सा भी अमाउंट जो है हाई होगा वो पे किया जाएगा। तो बेसिकली मिनिमम रेंट या डेड रेंट का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दिस इज एश्योर्ड या म्यूचुअल एग्रीड पीरियडिकल मिनिमम अमाउंट इज नोन एज मिनिमम रेंट अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि आपके पास शॉर्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट समझना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे तो आपको आगे जाकर दिक्कत आने वाली है। शॉर्ट वर्किंग या फिर इसे रिडीमेबल डेड रेंट भी कहते हैं, ठीक है। आप समझते हैं क्या है ये। तो शॉर्ट वर्किंग इज अ मिनिमम अमाउंट, या आप कह सकते हैं एक अमाउंट है जो मिनिमम रेंट से ज़्यादा होता है एक्चुअल अमाउंट के बीच में, जो डिफरेंस बेसिकली। तो आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेंट, जो भी एक्चुअल रेंट या एक्चुअल रॉयल्टी दी जानी है, माइनस मिनिमम एंड वर्ड यूज़ कर लेता हूँ मैं, एक्चुअल रेंट एंड मिनिमम रेंट, ठीक है। तो जो मिनिमम रेंट है और जो एक्चुअल रेंट है उसके बीच का डिफरेंस शॉर्ट वर्किंग होता है, ठीक है। अब ये शॉर्ट वर्किंग जो है किस हिसाब से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी ऊपर वाला एग्जांपल था जहां पर हमने देखा था 4 लाख हमारे पास मिनिमम अमाउंट था, एक्चुअल रेंट 3,50,000 रुपीज़ बन रहा था। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मिनिमम उसको पे किया गया 40, और यहाँ पर 35 उसका बन रहा था, 3,50,000 बन रहा था। तो इस पर्सन ने, जिसने भी लैंड रेंट पर लिया है, या जिसने भी, जैसे पब्लिशर है, पब्लिशर ने बुक को पब्लिश किया है, तो उसे बेसिकली 50,000 रुपये का शॉर्ट वर्किंग हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। इसको ये आगे जाकर रिकवर कर सकता है, और वो रिकवरिंग का पीरियड दिया होता है बेसिकली, है ना। आगे जब आप समझेंगे तो ये दिया रहेगा। ऐसे ही एक होता है एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग का कॉन्सेप्ट भी अभी अभी हमने एक एग्जांपल जो लिया उसमें उससे हम समझ सकते हैं। भाई मिनिमम रेंट था कितना, 4 लाख रुपीज़, अभी अभी एग्जांपल दिया। अगर प्रोडक्शन 4,60,000 का हो जाता, प्रोडक्शन 4,60,000 का हो जाता, तो आप डिफरेंस देखेंगे 60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्सेस है। समझ रहे हो ना। देखिए एक बार और समझा देता हूँ। मिनिमम रेंट का जो गारंटी थी वो थी 4 लाख रुपीज़ की, बट अगर आपको प्रोडक्शन पे मतलब 35,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, 10 रुपीज़ आपको देना पड़ रहा है, तो 3,50,000 रुपीज़ देना चाहिए था आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमारे बीच में हुआ। बट 4 लाख उसने मिनिमम रेंट की कंडीशन रखी थी, जिसके वजह से आपको शॉर्ट वर्किंग मीन्स 50,000 का आप एक लॉस समझ सकते हैं, जिसको आप आगे जाकर कवर करेंगे। एक्सेस वर्किंग क्या है, मीन्स यहाँ पर आपके पास
4 लाख आपको जो है क्या होना चाहता, पे करना था, बट आपको पे कितना करना पड़ा, 4,60,000। तो ये आपके लिए एक्सेस वर्किंग हो गया, आपने ज्यादा पे कर दिया बेसिकली, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से आपने ज्यादा पे करा, बट मिनिमम की गारंटी उतनी थी। तो दोनों में मतलब लॉस है, दोनों में जो पब्लिशर है बेसिकली उसको लॉस हो रहा है, और जो किसी भी चीज को दे रहा है, अपने राइट्स को बेच रहा है, उसको एक तरीके का फायदा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, यहां तक समझते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। इसका मतलब क्या है भाई, जब भी आपको शॉर्ट वर्किंग हो जाए, ये 50,000 रुपए का जैसे शॉर्ट वर्किंग हुआ, आप इसको रिकवर जब करते हैं, रिकवर बेसिकली आप इसको रिकवर करेंगे कब, जब आपको ये एक्सेस होगा, इस एक्सेस में से आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को, तो उसको बोला जाता है रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, ये आपको रिक्यूपमेंट का राइट दिया जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे दोस्तों, एक होता है आपके पास स्ट्राइक एंड लॉक आउट, एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि भाई हमारा एग्रीमेंट है मिनिमम रेंट का, ठीक है, लेकिन बट कुछ स्ट्राइक हो जाए या लॉकआउट हो जाए या लॉकडाउन जैसे भी सिचुएशन होती, तो वहां पर सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो सभी बिजनेसमैन को बेसिकली लॉस वगैरह हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट आर reduced by some proportion, किसी प्रोपोर्शन से उसको आपको कम किया जा सकता है, तो ऐसे पीरियड में आपको ये समझ में आ गया। अब क्या अकाउंटिंग एंट्री होती हैं, वो सभी अकाउंटिंग एंट्रीज को हम समझते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग इंटरेस्ट एंट्रीज जब तक आप नहीं समझेंगे तो आगे एंट्रीज नहीं कर पाएंगे और दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ द लीजी या लाइसेंस, जो भी लाइसेंसी है या जो पब्लिशर है ने बुक को पब्लिश कर, बेसिकली जिसने भी राइट्स लिए हैं उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, ठीक है। चलिए केस नंबर 1 2 3 इस तरीके से डालते हुए एंट्रीज को करेंगे, बिकॉज आपको समझ में आए सिचुएशंस के वक्त कैसी एंट्री करनी है। पहली सिचुएशन क्या है, वेयर अ मिनिमम रेंट एग्जिस्ट with right to recoup short working, ठीक है, मिनिमम रेंट एग्जिस्ट है भाई, मिनिमम रेंट की क्लॉज लगा हुआ है और आपके पास राइट है शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का। चलिए तो इसमें केस नंबर 1 बनेगा आपके पास, वेयर द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट, ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल रेंट जो है वो कम है मिनिमम रेंट से, ठीक है, तो भाई शॉर्ट वर्किंग आनी है। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी आपके पास रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट टू, नहीं शॉर्ट वर्किंग भी होगा यहाँ पर, लॉस है बिकॉज, ठीक है, और आप इसको दे रहे हैं, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से आपने इसको डेबिट किया हुआ है, रॉयल्टीज शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जो भी लैंडलॉर्ड को पेमेंट की गई है, ठीक है, जिससे बेसिकली आपने ज़मीन वगैरह या आपने जैसे ऑथर, हमारे केस में हमने ऑथर का एग्जांपल लिया, यहाँ पर क्या आएगा, एक्चुअल रॉयल्टी जो भी आपने पे की होगी वो अमाउंट आ जाए, एक्चुअल रॉयल्टी फॉर द पीरियड, ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग आपने निकालना सीखा हुआ है, वो अमाउंट आ जाएगा, और लैंडलॉर्ड में आएगा मिनिमम
रेंट, जितना मिनिमम रेंट की बात हुई। ठीक है, क्लियर। सेकंड एंट्री आपके पास होगी, अब लैंडलॉर्ड को हमने सबसे पहले क्रेडिट किया कि भाई इतना पेमेंट करना है, बिकॉज पब्लिशर या लाइसेंसी की बुक में एंट्री हो रही है जिसने लिया हुआ है उसके लैंड वगैरह इन सब चीज़ों को। तो अब लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दी हमने, बैंक क्रेडिट। और अगर कोई इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है तो वो भी आ जाए, इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, सेम वही मिनिमम रेंट का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, और नेट पेमेंट आ जाएगी, नेट अमाउंट, और यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड। ठीक है, टैक्स TDS, बेसिकली टैक्स डिडक्टेड है, मैं TDS लिख दी। नेक्स्ट, अब भाई मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आप यहाँ पर दिखा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, PNL लिख दिया मैंने शॉर्ट में, टू रॉयल्टीज अकाउंट यानी पेबल अकाउंट। वही ट्रांसफ़र वाली एंट्री यहाँ पर आपको करनी है। ठीक है, कि जितना भी सिंपल है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास सेकंड कंडीशन बनती है, बी कंडीशन आप इसे कह लीजिए, वेयर द एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट, इस बार ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। ठीक है, तो भाई आपको जो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग हो रही थी वो तो यहाँ पर होगी नहीं, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी तो पहली एंट्री हो जाएगी सेम वही, रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट, पेबल ब्रैकेट में बिकॉज पे कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड बिकॉज शॉर्ट वर्किंग तो हो ही नहीं। ठीक है, वही अमाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद लैंडलॉर्ड को आपके पास शॉर्ट वर्किंग बेसिकली जो हो रही है, जो एक्सेस है, उसको हम क्या करेंगे, रिक्यूप्ट कर लेंगे, जो पीछे हुई थी अगर कभी हुई है तो उसको रिक्यूप्ट करने की एंट्री होगी। तो एंट्री हम करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, बिकॉज ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में चला जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। हमें ट्रांजैक्शन में मतलब नीचे नरेशन में लिख देता हूँ, शॉर्ट वर्किंग इफ एनी रिक्यूप। ठीक है, रिक्यूप मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं रिकवरिंग हो रही है, जो भी मैंने ऊपर समझाया था, रिक्यूप। क्लियर है। फिर इसके बाद हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री करते हैं। पेमेंट की एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर इनकम टैक्स हुआ है तो इनकम टैक्स। ठीक है, इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शॉर्ट वर्क, बिकॉज इस वक्त शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं थी, भाई वो मैन्युफैक्चरिंग वाली वो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड हुई है, उसे बेसिकली उसे रिकवर किया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चला जाए। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर आप लिखेंगे कि अगर शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूट, बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं लैप्स कर गई, बेसिकली मिली नहीं, जितना लॉस हो गया उस लॉस को आपने ट्रांसफ़र कर दिया शॉर्ट वर्किंग लिखो। ठीक है, विच कैन लिख देता हूँ मैं, विच कैन नॉट बी रिक्यूप्ड, जो रिक्यूप्ड नहीं हो पा। ठीक है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टीज अकाउंट। स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी सभी एंट्रीज। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं,
उसके थ्रू चीज़ों को समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि समझ में आ रहा है हमको या नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार कोल लिमिटेड होल्ड्स अ लीज ऑफ कोल माइंस। तो कोल्स माइंस की एक लीज ली इन्होंने। ठीक है, पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, commencing from 1st April 2006. According to the lease, the company is paying 7.50 as a royalty per ton with a minimum rent of, देखिए मिनिमम रेंट कितना है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर। शॉर्ट वर्किंग कैन हाउ एवर बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बोला हुआ है, अगर कोई शॉर्ट वर्किंग हो जाती है तो शॉर्ट वर्किंग को जो रिकवर्ड करने का मिनिमम रेंट में से पीरियड है वो 2 ईयर्स है, नेक्स्ट 2 ईयर्स, उसके बाद रिकवर नहीं हो सकती। उसके बाद भाई अगर हो गई तो गायब है, फिर आपको पैसे नहीं मिलने, रिकवर नहीं कर सकते आप। फॉर द ईयर ऑफ द स्ट्राइक ऑफ मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस। अगर किसी साल स्ट्राइक हो जाती है, जैसे मैंने बताया भी था आपको, स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है, तो 60% आपके पास बेसिकली 60% तक आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट रह जाएगा और बेसिकली 40% रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि आउटपुट इन द 6 ईयर्स, ये आपके पास आउटपुट्स दिए हुए हैं। तो जल्दी से फटाफट मैं एक आपके लिए बना देता हूँ कॉलम। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्या बनेगी, स्टेटमेंट शोइंग रॉयल्टी पेबल, कितना रॉयल्टी पे किया है। ठीक है, तो कॉलम में आपको कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, जैसे कि सपोज दैट मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो आपको पहले तो ईयर का एक कॉलम बनाना होता है कि किस ईयर में कौन कौन सा ईयर है और उस ईयर में कितनी कितनी रॉयल्टी पे की गई। तो बनाते हुए चलते हैं, आप भी बना लीजिए साथ के साथ, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। सबसे पहले आप एक ईयर का कॉलम बनाएंगे, तो हमने यहाँ सबसे पहले एक ईयर का कॉलम बना लिया। ठीक है, फिर इसके बाद कितना आउटपुट हुआ वो आपको बनाना है, कितना प्रोडक्शन हुआ बेसिकली। फिर एक्चुअल रॉयल्टी आपने कितनी पे करी वो यहाँ पर आप बनाएंगे। मिनिमम रेंट कितना था वो आप यहाँ शो करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद एक्सेस या शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ, कितना ज़्यादा या कितना कम आया, वो आप यहाँ दिखा रहे होंगे। इसके बाद आप 3 कॉलम, बेसिकली 4 कॉलम टोटल बनाएंगे और लास्ट में एक कॉलम बना देंगे अमाउंट पेबल का, कि कितना अमाउंट लास्ट में नेट रॉयल्टी पे की गई। अब इसके बीच में मैं एक लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ पर ही कुछ कॉलम्स बनाऊंगा और वो अंडर दी इस हेड आएंगे। ठीक है, तो इसमें 4 कॉलम्स बनने हैं हमारे। स्पेस का आपको ध्यान रखना होगा एग्ज़ाम में, बिकॉज ये आपके पास कुछ इस तरीके का बनता है और यहाँ पर स्पेस की दिक्कत शीट पे आ सकती है अगर आपके पास एग्ज़ाम में कम छोटी शीट मिली। तो देखिए सबसे पहले आपका कॉलम था ईयर का, तो आप सबसे पहले कॉलम में लिख दीजिए ईयर। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है। ईयर और आउटपुट आपके पास टन्स में हो रहा था। इसके बाद एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है, कितने एक्चुअल रॉयल्टीज पे की गई। इसके बाद मिनिमम रेंट, एक्सेस या शॉर्ट वर्किंग कुछ भी रह जाता है। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट वर्किंग का क्या क्या हुआ वो हम दिखाने वाले हैं। शॉर्ट वर्किंग की एडजस्टमेंट, बेसिकली शॉर्ट वर्किंग अकर्ड कितनी हुई। इसके बाद रिक्यूप्ड कितनी कर ली गई, मतलब रिकवर, बेसिकली मैंने आपको बताया होगा इस वर्ड का मतलब रिक्यूप्ड। इसके बाद लैप्स कितनी कर गई, कितने का लॉस, मतलब नहीं आप रिकवर्ड कर पाए, लैप्स्ड। इसके बाद कैश फ्लो कितने का हुआ नेट।
लास्टली, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट पेबल कि कितना अमाउंट पे किया गया एज अ रॉयल्टी। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपके पास ऊपर ईयर्स के साथ साथ दिए हुए थे वो ईयर 2006 से स्टार्ट हैं और 2011-12 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 2006-7 मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 6-7, फिर इसके बाद 7 ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ठीक है। ये अब ये आपके पास 6 सालों का डाटा दिया होगा, तो इनका आउटपुट कितना कितना है भर दीजिए इसमें। 10,000 यूनिट्स, फिर 12,000 यूनिट, 25,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स और 15,000 यूनिट्स। और देखिए लास्ट में आपके पास स्ट्राइक हुई है 2011-12 में, तो 2011-12 में जो रेंट है मिनिमम वो आपका 60% हो जाएगा, है ना, 40% रिड्यूस है बेसिकली। तो एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे आप, ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि 7.5 रुपये 1 टन पर देना है, तो आपके पास यहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ 10,000 टन, 10,000 इंटू 7.5 75,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट 75,000 का बना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 आ जाएगा, यहाँ पर 1,87,500, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1.5 लाख, यहाँ पर 3,75,000 और 1,12,500। इसके बाद मिनिमम रेंट की गारंटी 1.5 लाख रुपए दी गई थी हर ईयर तक, जैसा क्वेश्चन ने बोला हुआ उस हिसाब से, और कभी कभार क्वेश्चन रिड्यूस करने के लिए बोलता है, जैसे कि इसमें बोला हुआ है तो हम रिड्यूस कर देंगे। तो लास्ट साल में 1.5 लाख का 60% 90,000 आएगा, तो 90,000 रह जाएगा, ठीक है। अब एक्सेस वर्किंग कैसे निकालेंगे आप, देखिए ध्यान से आपको समझना है कि कितना रेंट आप पे कर रहे हैं और मिनिमम रेंट कितना है। एक्चुअल रेंट 75,000 बन रहा है 2006-7 में, और मिनिमम रेंट 75,000 है, तो आपको मिनिमम रेंट 75,000 ही पे करना पड़ेगा। ओ 75 नहीं, 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो पे करना होता है, तो 1.5 लाख ज़्यादा है तो 1.5 लाख पे करना पड़ेगा। तो कोई यहाँ पर एक्सेस या वर्किंग आया नहीं आया बेसिकली, ठीक है। लेकिन शॉर्ट वर्किंग जरूर हुआ, अभी वो समझेंगे कैसे हुआ। तो यहाँ एक्सेस शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुई तो डैश डाल दीजिए, बट शॉर्ट वर्किंग जरूर हो गई। कैसे हो गई देखिए, आपको 75,000 एक्चुअल रेंट बन रहा है बट आपने 1.5 लाख पे करा, तो मीन्स आपने 75,000 रुपये ज़्यादा पे कर दिया, तो शॉर्ट वर्किंग आपके पास 75,000 रुपये की यहाँ पर अकर्ड हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद 90,000 बन रहा है एक्चुअल, बट 1.5 लाख आपको मिनिमम पे करना पड़ा होगा, ज़्यादा पे करना होगा, तो एक्सेस अभी नहीं कह सकते आप, ठीक है, बिकॉज वो प्रोडक्शन के हिसाब से वैसा एक्सेस नहीं है, एक्सेस शॉर्ट वर्किंग नहीं है। 1.5 लाख के ऊपर जो जाएगा वो एक्सेस शॉर्ट वर्किंग हुआ, अभी तो मिनिमम ही चल रहा है ना, तो दोबारा से शॉर्ट वर्किंग हो गया 60,000, 60,000 दोबारा से शॉर्ट वर्किंग हो गया। अगले बार 1,27,500 बन रहा है बट 1.5 लाख आपका मिनिमम रेंट है, तो आपने 1,27,500 पे किया, तो मीन्स एक्सेस आपके पास 37,500 आ गया है, जो आप रिकवर्ड हो सकता है। आगे जाकर देखेंगे कैसे रिकवर्ड होगा। यहाँ पर देखिए 1.5 लाख बराबर है, ना शॉर्ट वर्किंग ना कुछ भी, ठीक है। और जीरो डाल दीजिए या डैश डाल दीजिए, मैं डैश डालते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक्सेस वर्किंग आ रही है, शॉर्ट वर्किंग नहीं आ रही है। 2,25,000 रुपये की एक्सेस वर्किंग आ गई, शॉर्ट वर्किंग नहीं है। यहाँ पे भी एक्सेस वर्किंग है 22,500 की, शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि आपने भाई एक्चुअल रेंट ज़्यादा बन रहा है ना मिनिमम रेंट से, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप लोग, उसने कहा था कि 2 ईयर तक आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मीन्स इस 75,000 वाले अमाउंट को, देखिए दोबारा दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, इस 75,000 वाले अमाउंट को आप या तो यहाँ रिकवर कर सकते हैं या तो यहाँ रिकवर कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। 60,000 वाले अमाउंट को यहाँ पर या तो इस साल से रिकवर कर सकते हैं, इसके बाद तो रिकवर नहीं कर सकते। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि भाई तीसरे साल आपके पास एक्सेस वर्किंग से रिकवरिंग हो सकती है, और एक्सेस वर्किंग 37,500 की आई, और आप 75,000 वाला या तो इस ईयर में कर सकते थे या तो इसके नेक्स्ट ईयर में। तो भाई इस ईयर में हुआ है फायदा तो कर सकते हैं रिकवर, लेकिन कितना कर सकते हैं, 37,500, बिकॉज इतने का ही प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है ना। तो 37,500 ही रिकूप्ड हो पाया, तो रिकूप्ड में आपने डाल दिया 37,500, और लैप्स कितना कर गया, मीन्स कितने का लॉस हो गया आपको, लॉस हो गया सेम इतने का ही, 37,500 का ही, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब 60,000 को आप यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकते,
यहाँ पर भी 75,000 वाले की तो भाई यहाँ पर डेट खत्म, अब रिकवर नहीं हो सकता। 75,000 में 37,500 जो बचा, 60,000 यहाँ रिकवर हो सकता अगले साल, बट अगले साल तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर भी रिकवरमेंट नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर बट 60,000 वाले का सेकंड ईयर रिकवरी नहीं हुई, तो 60,000 का आपका लैप्स जरूर हो गया, मीन्स लॉस हो गया आपको, तो 60,000 यहाँ पर आप लैप्स डाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिएगा। कैश फ्लो 75,000 यहाँ पर आपके पास शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से आपके पास 60,000 और आ गया, तो 1,35,000 शो कर रहा है। फिर इसके बाद 75,000 वाले की डेट खत्म, 60,000 वाला भी बचा हुआ है आपके पास, तो 60,000 आपके पास है, और यहाँ तो फिर किसी की भी डेट नहीं बची। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकालेंगे नेट अमाउंट कितना पे किया। भाई 75,000 मिनिमम रेंट पे करना था आपने, 75,000 पे कर दिया, जो भाई शॉर्ट वर्किंग हुई उससे मतलब नहीं है, 75,000 मिनिमम रेंट पे कर दिया आपने, तो मतलब 1.5 लाख रुपए मिनिमम रेंट पे कर दिया, 75,000 एक्चुअल बनना था। यहाँ पे भी 1.5 लाख पे किया, तो 1.5 लाख ही पे करेंगे आप यहाँ पर। फिर अगले साल दोबारा 1.5 लाख पे किया। ठीक है, बट अगले साल देखिए अगर ज़्यादा हुआ होता, देखिए 1.5 लाख मैंने निकाला कैसे, यहाँ पर आपके पास 1,87,000 बन रहा है 500 एक्चुअल अमाउंट, बट आपके पास मिनिमम रेंट कितने का है, 1.5 लाख रुपए का है, तो आपका 37,500 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो मीन्स आपका रेंट इतना पेमेंट होना चाहिए था ना यहाँ पर, बट आपने 37,500 जो एक्स्ट्रा है उसको रिकूप्ड किया ना पिछले वाला 75,000 वाला, तो आप 1,87,500 में से माइनस कर रहे हैं 37,500, और आपके पास 1.5 लाख बच रहा है, वो आप पे कर दे रहे हैं अगले साल। फिर 1.5 लाख वो बराबर कोई भी रिकूपमेंट नहीं हुई। अगले साल 3,37,500, ओ 3,75,000, ठीक है, और कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और 1,12,000 लास्ट में 500, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी पेड कि कितना आपने रॉयल्टी पे किया है। अब हम कुछ अकाउंट्स और बनाएंगे, साथ के साथ अकाउंट्स बनाना सीखना ही है हमको, तो इसके बाद रॉयल्टी अकाउंट बनता है, तो रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रॉयल्टीज अकाउंट। रॉयल्टीज अकाउंट जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ हो, डेट पार्टिकुलर अमाउंट वाला, वैसे ही सेम इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर अमाउंट, ओ पार्टिकुलर अमाउंट, डेट अमाउंट, यहाँ पर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए सबसे पहले 2007 में बेसिकली 2006-07 वाला ईयर जो एंड में है, उसमें लैंडलॉर्ड को कुछ पेमेंट की गई होगी। ठीक है, तो पेमेंट की गई है, तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड को हमने 75,000 का एक्चुअल रेंट पेड हो रहा था रॉयल्टीज़ का, तो एक्चुअल रॉयल्टीज़ के एंट्री से करेंगे, और जो आपका शॉर्ट वर्किंग हो गया उसको लॉस में बेसिकली डाल देंगे। ठीक है, बेसिकली लॉस हुआ है, तो सिंपल सिंपल एंट्रीज करते जानी है आपको ईयर के एंड में। 31 मार्च 2007 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, 75,000, सेम डेट 31 मार्च 2007 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000। ठीक है, और फिर अगले साल 90,000। देखिए सेम यही एंट्रीज होंगी, ईयर एंड हो जाएगा, कोई बैलेंस सीडी नहीं, कोई बैलेंस ओपनिंग नहीं। फिर अगले साल 31 मार्च 2008 में आप एंट्री करेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना पे किया था अगले साल, 90,000, तो 90,000। फिर बाय पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट अगेन आपके पास कितने से आ जाएगा, 90,000 से आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपको एंट्रीज करते हुए चलना है, और पूरे ईयर में आपके पास इसी तरीके से एंट्रीज जो है
हो रही होंगी। ठीक है, तो होपफुली आप सभी जो है ये पूरा कर लेंगे और ये 31 मार्च 2012 तक बन जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से अमाउंट्स के साथ बनेगा, ये अमाउंट जो अभी हमने एक्चुअल रियलिटीज़ 75, 90, 1,27,500, 1,50,000, 3,75,000, 1,12,500 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा आपको कुछ एंट्रीज करना आना चाहिए। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में देखिए क्या क्या बनेगा आपके पास। फॉर्मेट सेम ही रहेगा, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। लैंडलॉर्ड अकाउंट, सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, डेट और अमाउंट। इस फॉर्मेट को एक बार हम कॉपी करके रख लेते हैं, आगे भी जरूरत। चलिए देखें, सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट में आपके पास एंट्री जो हुई थी वो आपके पास एंट्री थी कि आपने पेमेंट की थी 1.5 लाख रुपए की, बेसिकली 1.5 लाख रुपए पे करना था। और बना कितना था, देखिए लाइबिलिटी, बेसिकली आपका एक क्रेडिटर है तो ये लाइबिलिटी के तौर पर लेके चलना है। तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा 31 मार्च 2007 का ईयर। ठीक है, और फिर सबसे पहले रॉयल्टीज़ अकाउंट 75,000 रुपये आपने एक्चुअल रेंट बना था। और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जाएगा, शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई थी, शॉर्ट वर्किंग हो गई थी 75,000, 1.5 लाख रुपये। यहाँ पे भी 1.5 लाख रुपये। और यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट जो रॉयल्टी इस साल पे की है वो आप यहाँ पर पे करेंगे कि रॉयल्टी कितनी पे की गई थी, वो बैंक अकाउंट के थ्रू पे हो जाएगी 1.5 लाख। ठीक है, डेट सेम रहेगी 31 मार्च 2007 की। फिर नेक्स्ट ईयर देखिए, नेक्स्ट ईयर आपने सेम मिनिमम रेंट 1.5 लाख का पे किया होगा। बस 2008 में आपके पास सबसे पहले रॉयल्टीज़ अकाउंट, रॉयल्टीज़ आपकी एक्चुअल बनी थी 90,000 की। बाय शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग 60,000 की बनी थी, 1.5 लाख, 1.5 लाख। और आपने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पे कर दिया। ठीक है बच्चे, याद है ना आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2009 में रॉयल्टीज़ ज़्यादा की बनी थी इस बार शेयर आपके पास शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई थी, 1,87,500 का। तो आपके पास एक्सेस बेसिकली शॉर्ट वर्किंग आई थी, आपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की थी 1.5 लाख रुपए, सेम वही मिनिमम रेंट वाला। और एक्सेस शॉर्ट वर्किंग आपके पास हो गई थी 37,000। इसके बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर 2010 में रॉयल्टीज़ आपके पास बनी थी का 1.5 लाख रुपए का, सेम बना था और इतना ही आपने पे किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 2011 में रॉयल्टीज़ 3,75,000 की बनी थी और आपने बैंक अकाउंट के थ्रू यही पे किया था क्योंकि कुछ भी आपने रिक्यूप्ड नहीं हुआ था। बेसिकली अगर रिक्यूप्ड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस साल रिक्यूप्ड हुआ था 37,500 तो आपने उसको दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपके पास अगेन रॉयल्टीज़ बनी थी बाय रॉयल्टीज़ 1,12,500 और सेम यही अमाउंट आपने पे कर दिया था 1,12,500। सिंपल, ये आपका अकाउंट फुल हो गया, बन गया लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब आप बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मेट लेकर आते हैं।
ये आपके पास शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग आपके पास कहाँ हुई थी, 2007 में आपके पास हुई थी। बेसिकली लॉस है तो आप डेबिट साइड से इसका बैलेंस स्टार्ट कर रहे होंगे, 31 मार्च 2007, ठीक है। तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट आपके पास आ रहा है यहाँ पर 75,000 रुपये का। और ये आपका बैलेंस सीडी, भाई इतना बैलेंस हमारे पास शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आ गया, बैलेंस सीडी आपके पास 75,000 रुपये आ गया, ठीक है। फिर सेम क्लोजिंग की डेट ही आएगी यहाँ पर। इसके बाद 2000 आपका जैसे ही 2007 का यानी 2008 वाला ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, 2007 में टू बैलेंस बीडी सबसे पहले 75,000। इसके बाद आपका इस बार अगेन 60,000 की शॉर्ट हो गया था शॉर्ट वर्किंग, तो आप लैंडलॉर्ड अकाउंट में दिखा देंगे 60,000 रुपये का। फिर बैलेंस सीडी आपके पास अब बढ़ जाएगा 1,35,000 हो जाएगा। अगले साल ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी 1,35,000, 1 अप्रैल 2008, ठीक है। और ये एंट्री आपके पास क्लोजिंग में हुई होगी 31 मार्च 2008 में, और ये क्लोजिंग की एंट्रीज हैं, ठीक है। इसके बाद इस साल कुछ भी आपके पास शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ तो सेम बैलेंस बीडी ही बैलेंस सीडी, बट बैलेंस सीडी में थोड़ा बहुत चेंज आएगा बिकॉज रिक्यूपमेंट हुआ था। लैंडलॉर्ड अकाउंट 37,500 का रिक्यूपमेंट हुआ था और बाकी लॉस में आपने डाल दिया था पीएनएल अकाउंट में 37,500। तो पीएनएल अकाउंट बैलेंस सीडी जो आपके पास बच गया यहाँ पर वो 60,000 वाला बच गया। अब अगले साल 60,000 वाला टू बैलेंस बीडी 60,000 वाला, इसका रिक्यूपमेंट नहीं हुआ, ये सारा का सारा लॉस में चला गया था 1 अप्रैल 2009, और ये पूरा लॉस में गया था तो बाय पीएनएल अकाउंट, बिकॉज इसका रिक्यूपमेंट हो ही नहीं पाया, आपके पास एक्सेस शॉर्ट वर्किंग नहीं आई थी। इस तरीके से आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बनाना होता है। तो होपफुली सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और वहाँ पर अभी हमने जो लैंडलॉर्ड है उसके हिसाब से एंट्रीज करी, ठीक है। मतलब बेसिक जो पब्लिशर है उसके हिसाब से अब हम लैंडलॉर्ड के हिसाब से भी एंट्रीज करना सीखेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बाकी टॉपिक्स को कवर अप किया जाए।